ठीक है भाई। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या क्या किए हुए थे? अच्छा, दो खाली सेल ऑर्गेनल्स तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है, दो सेल ऑर्गेनल्स और बचे हुए हैं, उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? तो दो सेल ऑर्गेनल्स पहले जल्दी खत्म कर लेते हैं। अगला हेडिंग लगाओ प्लास्टिड। अगला सेल ऑर्गेनल क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। ठीक, देखो ध्यान से, प्लास्टिड सेल जो होता है ये जो सेल ऑर्गेनल होता है जनरली ये तुमको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ प्लांट्स में, तो इसमें लिखो फाउंड ओनली इन प्लांट्स। फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ठीक, इसके बेसिकली तुमको तीन टाइप्स देखने होते हैं, देखो ध्यान से, प्लास्टिड के तुमको तीन टाइप्स देखने हैं। एक हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, एक हो जाएगा यहां से क्रोमोप्लास्ट, ठीक, और एक हो जाएगा यहां से क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लियर ना? देखो, तीनों के अपने अपने काम होते हैं। ये जो होता है ये कलरलेस होता है, ये जो होता है ये कलरलेस होता है। देखो ध्यान से, फ्रूट्स वगैरह जो देखे हुए रहोगे तो एप्पल जो होता है, एप्पल एप्पल के इनसाइड वाला जो पोर्शन रहता है वो कौन से कलर में दिखता है? व्हाइट, ब्लैंक, व्हाइट कलर दिखता है ना, उसी को कलरलेस मानते हैं। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक टाइप का कलर प्रोड्यूस ना करे, व्हाइट कलर को ही कलरलेस मान लिया जाता है। तो मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनका इनसाइड वाला रीजन तुमको वैसे ही कलरलेस दिखेगा। ठीक है, मोस्टली फ्रूट, सभी में नहीं, सभी में नहीं, ज्यादा से ज्यादा में। क्लियर? तो ये जो रहता है क्लोरो ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ये क्या काम आता है बोलने से? ये फूड स्टोर करने का काम आता है। क्लियर? क्या करता है ये? स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करने का ये काम करेगा। समझे इतना? वही प्लास्टिड का जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो जो वर्ड आया हुआ है ये क्रोमा से आया, किससे आया हुआ है ये? क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो क्रोमा का मतलब कलर। तो प्लांट में ग्रीन कलर और व्हाइट मतलब कलरलेस पार्ट को छोड़ करके बाकी जो भी कलर्स आते हैं, जैसे और किसमें कलर तुमको देखने के लिए मिलेगा? फ्लावर्स के, फ्लावर्स के पेटल्स में दिखेगा। ठीक है, उसके जो कलरफुल पेटल्स होते हैं वो तुमको दिखेंगे, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। वो किसके वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लियर? तो ऑल कलरफुल पार्ट्स आर ड्यू टू, हाँ हाँ, तो वही तो लिख रहे हैं, ऑल कलरफुल पार्ट्स आर ड्यू टू, किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट। इसकी वजह से आ जाएगा सारे के सारे कलरफुल पार्ट्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक, क्रोमोप्लास्ट जो रहता है ये किसी भी मतलब कि प्लांट के पार्ट्स को, जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है उसको ये अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे फ्लावर्स में मिलता है तो फ्लावर्स को क्या करता है? ये अट्रैक्टिव बनाता है। समझे इतना? तो क्या हो जाएगा ये? मेक्स पार्ट अट्रैक्टिव। मेक, ऐसे मेक पार्ट्स अट्रैक्टिव, मेक पार्ट्स अट्रैक्टिव। क्लियर? जहां पे भी तुमको कलरफुल चीजें दिखेगा वो अट्रैक्टिव दिखता है, बन जाएगा ये। लास्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना है, देखो ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है ये हो जाएगा ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, खाना बनाने वाला। क्लोरोप्लास्ट जहां पे प्रेजेंट होता है यहीं पे क्या बनता है? फूड प्रिपेयर होता है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस,
हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में, इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो सॉरी, प्लास्टिक के कितने पार्ट्स होते हैं टोटल? 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स हो जाएंगे? 3 टाइप्स। क्या क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट होता है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर हो गया ये? सेकंड, क्रोमोप्लास्ट जो है ये प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर? प्लांट्स में जो भी ग्रीन कलर, जो भी नॉन ग्रीन कलर्स होते हैं, कौन से कलर्स हो जाएंगे? ऑल, ऐसे लिखो, ऑल नॉन ग्रीन कलरफुल पार्ट्स, इसमें लिख लो नॉन ग्रीन, ऑल नॉन ग्रीन कलरफुल पार्ट्स आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। समझे इतना? और ये चीजें जो है, ये जैसे मान लो फूल का जो पेटल्स होता है वो कलरफुल होता है, तो वो काम क्या करता है? वो दूसरे दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। समझे? तो इंसेक्ट जाएगा वहां पे, फिर जब बैठेगा तो प्लांट के पास उसका होता है पोलन ग्रेन। समझे? तो जब कोई सा इंसेक्ट आकर के प्लांट के ऊपर में बैठेगा तो पोलन ग्रेन उसके पैर में, हाथ में चिपक जाएंगे। फिर वो जब किसी दूसरे प्लांट में जाएगा तो वही पोलन ग्रेन वहां पे गिर जाएगा। समझे इतना? और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको अगले साल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर। क्लियर? हाँ, 7th में भी पढ़े हुए थे। पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? बस वही आगे 10th में और डिटेल में देखेंगे। ये समझ में आया क्या? इतने में कोई डाउट नहीं? तो देखो, किचन ऑफ द सेल इसको बोला जाएगा। और ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये अभी बताया ना पॉलिनेशन, जब इंसेक्ट आएगा, बैठेगा, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी में चिपकेगा, उसको लेकर के ये जाएगा और दूसरे फ्लावर के पास ड्रॉप कर देगा, तो उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। बन जाएगा? ये बन जाएगा? चलो भाई, तो ये 3 टाइप्स हो जाएंगे प्लास्टिड के। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के लिए थोड़ा सा नॉलेज मैं यहीं पे दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये इस टाइप से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक? और इसमें ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये आपस में भी ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। यहां पे मान लो एक प्लेट और होगा, ये जुड़ा हुआ रहेगा इसके से, और हुआ तो वो जुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आया? अब ये होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसका 2 लेयर होता है इस टाइप से। ये समझ में आ गया? ये अब समझो, ये अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, अंदर में इसके लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट में देखो किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं होगा तो भी ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि ये हम लोग को अगले साल में काम आएगा और स्कूल वाले भी में भी तुमको करवाएं, तो ध्यान से इसको समझो पहले। ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड मान लो, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ये जो इसमें तुमको लाइन, सॉरी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है खंबे जैसा, इसको बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। एक को बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है? प्लूरल में उसको ग्रेना बोला जाए। समझे इतना? आगे देखो, अंदर में जो फ्लूइड कंटेंट है, ये जो अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब ध्यान दो, यहीं 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 पे ध्यान दो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे तुमको पूरा खंबा दिख रहा है ना, इस खंबे को बोल रहा है ग्रेना, या इस एक खंबे को बोलेंगे ग्रेनम। एक खंबे को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। तो जितने खंबे हैं इन सबको क्या बोला जा रहा है? ग्रेना। लेकिन ये जो खंबे हैं ये सीधा बनेगा ऐसे, प्लेट एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक ऐसे प्लेट रखे हुए हैं, और ये क्या हुआ है? पूरा का पूरा खंबा बना हुआ है। तो जो एक प्लेट है, एक प्लेट को अगर लोगे, सिर्फ एक प्लेट को, तो इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। समझ में आया? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये तो पूरा का पूरा प्लास्टिड सेल हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो इसी थाइलेकॉइड के अंदर में प्रेजेंट होता है। कहां पे होता है? थाइलेकॉइड के
अंदर में होता है। समझे इतना? क्लियर हुआ? एक खंबे को ग्रेनम बोलेंगे, बहुत सारे खंबे को ग्रेना बोलेंगे, और जिस यूनिट से ग्रेना बना हुआ है, ग्रेनम बना हुआ है, उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक, हो गया क्या? करो भाई करो, जल्दी करो। हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा सेल ऑर्गेनल। अब लास्ट सेल ऑर्गेनल बचा हुआ है, लगाओ आखिरी हेडिंग लगाओ, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ठीक, देखो वैक्यूल्स जो रहते हैं, देखो ध्यान से, वैक्यूल्स बोलने का मतलब खाली स्पेसेस समझ लो। ठीक है, खाली स्पेस जहां पे किसी चीज को स्टोर करके रखा जा सकता है। क्लियर? तो वैक्यूल्स अगर हम लोग स्टोरेज के बेसिस पे देखेंगे तो ये वैक्यूल्स जो रहते हैं टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? पहले वाले वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक, सेकंड को बोला जाएगा सेप वैक्यूल। समझे? और तीसरे को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, समझे इतना? सेप का मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड कोई सा भी। समझे? अब देखो फूड वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल जो रहते हैं जनरली ये स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर्स, स्टोर सब्सटेंसेस, स्टोर सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो ध्यान से, फूड वैक्यूल क्या स्टोर करके रखेगा? फूड, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर फूड। स्टोर फूड। क्लियर? सेप वैक्यूल क्या क्या कंटेन करके रखेगा? फ्लूइड या फिर वाटर। समझे? तो क्या हो जाएगा, स्टोर फ्लूइड या फिर वाटर। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तीसरा टाइप जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब समझो इस ये कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में काम आता है। समझे? तो होगा क्या, पहले इसको लिख लो, throwing out waste from body। throwing out waste from body। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? आगे देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तुमको जनरली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इसके बारे में जनरली पढ़ेंगे अमीबा के केस में। किसके केस में देखोगे? अमीबा। अमीबा देखे हो ना, पढ़े भी हो पिछले क्लासेस में। तो अमीबा के लिए देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया अमीबा, ये एक अमीबा ले लिए, इसने फूड मटेरियल कंज्यूम किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब उसका इसको डाइजेस्ट करना होगा, डाइजेस्ट करने के बाद इसके बॉडी में उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट मटेरियल भी तो होगा फूड में। ठीक, अब उस वेस्ट मटेरियल को इसको बॉडी से बाहर निकालना है। समझे? अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे किसी एनिमल की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी में किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए प्रोसेस या फिर पूरे के पूरे सिस्टम बने हुए हैं। ठीक, हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो करता क्या है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बॉडी में तो कोई ऐसा ऑर्गन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, देखो ध्यान से, सबसे पहला तो इसके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया हुआ रहेगा, इसको ये एक वैक्यूल क्रिएट करने वाला है। एक ये इस टाइप से वैक्यूल बनाएगा। ठीक है, वैक्यूल बनाएगा और उस वैक्यूल के अंदर में उस फूड मटेरियल को इंटेक कर लेगा। क्लियर? अब जब उसको बाहर निकालना है, क्योंकि इसके बॉडी में किसी टाइप का वेसल है क्या, किसी टाइप का पाइप दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो ये वैक्यूल में उस फूड वेस्ट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद ये करेगा क्या, देखो ध्यान से, अब ये अपना प्लेस चेंज करेगा। प्लेस चेंज करके ये पहुंच जाएगा किसी एक सरफेस में, बोलने का मतलब मेम्ब्रेन के पूरे बाउंड्री में। समझे? बाउंड्री में आ गया।
बाउंड्री में आने के बाद, अब बाउंड्री में आने के बाद इसका इस वाले पार्ट को ये क्या करने वाला है, देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को ये खाली कर दिया, खाली कर दिया, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ। अब ये करेगा क्या, ये जो वैक्यूल इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब उसको स्क्वीज कर देगा, ठीक, उसको पचकाएगा, तब जाकर के ये जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। फिर क्लियर हुआ। तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर, क्लियर। बस भाई इतने में तुम्हारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए कंप्लीट। जल्दी लिखो इसको, फिर सेल डिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, वो जो गोल्जी एपरेटस लिखे थे ना वहां पे, उसको कौन ढूंढा था, क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी, क्या नाम था उसका, कैमिलो गोल्जी। बुक में भी दिया हुआ है भाई, लिख लेना, उसको पूछता है एग्जाम, पूछते हैं स्कूल वाले, कैमिलो गोल्जी। क्लियर, गोल्जी बॉडी वाला लिखवाया था क्या, ठीक है, हो गया क्या, ये इतना बन जाएगा अब ये, ठीक है भाई। अब देखो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन, लिखो। हो गया, हो गया इतना। अब देखो कुछ कुछ नए नए चीजें मैं यहाँ पे तुमको बताने वाला हूँ, जिसको कि हम लोगों ने सेल न्यूक्लियस वाले टॉपिक में कवर नहीं किया था, क्योंकि उसको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला था, इसीलिए उसको वहां से स्किप करवा दिया गया था। ठीक है, तो पहले कुछ चीजों को पहले सुनो, समझो, देखो, फिर लिखना आराम से, क्योंकि सेल डिवीजन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत लंबा कॉन्सेप्ट चाहिए। क्लियर। अब देखो ध्यान से, मान लो ये हो गया हम लोग का ह्यूमन सेल, ठीक है, इसमें हो जाएगा एक न्यूक्लियस, मैंने बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या था, एक न्यूक्लियोलस था, और यहां से इस हिसाब से क्रोमेटिन मटेरियल फैले हुए थे। ठीक, तो जब सेल जो है नॉर्मल स्टेज में होता है, सेल जब नॉर्मल स्टेज में होगा तो ये है उसका स्टेज। अब मान लो इस सेल को डिवाइड करके दो नए सेल बनाने हैं, ठीक, अब इस सेल को डिवाइड करना है और नया सेल बनाना है, तब के केस में होता क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ वो तो अलग है, वो देखेंगे अभी। अभी देखो, अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल थे, ये अब अपने आप को अरेंज करना चालू करेंगे, ये अब कॉम्पैक्टली पैक्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है, तब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इस टाइप से, एक्स एक्स जैसे दिख रहा है, दो दो के पेयर में रहेंगे। कितने पेयर में रहते हैं, दो दो के पेयर। ऐसे टोटल हम ह्यूमन की केस की बात करेंगे तो ऐसे टोटल 23 पेयर्स बनते हैं। कितने पेयर्स बनते हैं, 20। तो बाकी सबको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, सब तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम। देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस था, यहां से ये जो पहले बंधाए हुए थे सारे के सारे, ये क्या थे, क्रोमेटिन मटेरियल, ये हो जाएगा क्रोमेटिन। जब ये अपने आप को अरेंज कर लेता है और इस हिसाब से अरेंज करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, समझे, समझे इतना। अब देखो क्रोमोसोम जो रहता है वो ऐसे पहले तुमको नहीं दिखेगा, जब ये आपस में ये कंडेंस होते हैं, जब आपस में ये बंधते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए, तो सबसे पहला होगा क्या, देखो ये बनाएगा सबसे पहला ऐसे एक, ये भी क्या है, क्रोमोसोम, वो भी क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम, समझे इतना, वो भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम। इसके ये दो आर्म्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं छोटा आर्म, एक आर्म है ना, तो इसको बोलते हैं पी आर्म, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब समझो, ये सेल करेगा क्या, अपना खुद का कॉपी बनाता है, अपना खुद का क्या बनाता है, ये कॉपी बनाता है। सबसे पहला तो ये अपना खुद का एक भाई टाइप का बनाने वाला, देखो ध्यान से, एक आ जाएगा ये तो पहले एक था, पहले एक था, अब कितने हो गए, दो, समझे, और यहां बीच से दोनों बंधाए हुए हैं। ठीक, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। नाम याद नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में बिठाते हुए चलो, ये सब तुम्हारे बुक में कुछ नहीं दिया है,
मैं बस कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। क्लियर इतना। तो यहां पे दो क्रोमेटिड आ गए, एक क्रोमेटिड ये लाइन, दूसरा क्रोमेटिड ये लाइन, तो इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको क्या बोलते हैं, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये कितना दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। ये कितना क्रोमोसोम है, एक। ये भी एक है, और अगर एक ऐसा बनाते हो तो ये भी कितना क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम। समझे इतना। अब देखो, जब ये क्रोमोसोम एक बन जाता है तो ये अपना कॉपी बनाएगा, अपना जब कॉपी बनाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम फिर और इधर आ जाएगा। अब देखो, दो का पेयर दिखा, ऐसे करते करते टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे, हमारे केस में, ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट और नहीं। अब आगे देखो, इसमें हाँ, जैसे ये एक बताए, ये कितने क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम, अलग अलग है ना, तब के केस में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, दो क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड। इस क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड। अब ये कितने क्रोमोसोम्स हुए, अभी भी कितने क्रोमोसोम्स हुए, दो क्रोमोसोम्स। ये भी कितने क्रोमोसोम्स थे, दो। ये भी कितने हैं, दो। इसके पास कितने क्रोमेटिड, एक। इसके पास कितने क्रोमेटिड्स, दो। इसके पास दो क्रोमेटिड्स हुए ना, और इसके पास दो क्रोमेटिड्स हुए। क्रोमेटिड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को थोड़ी बताता है, ये इसी का पार्ट है। पहले ऐसे समझो, पहले इसके पास एक हाथ था, बाद में एक हाथ और उग गया है। क्लियर हुआ। या ऐसे समझो, पहले बॉडी का ये आधा पार्ट था और बाद में ये आधा पार्ट और बन गया है। अब जब कॉपी करेगा तो पूरा बॉडी का ना कॉपी करेगा फिर। क्लियर हुआ। तो पहले इसके बॉडी का आधा पार्ट था, पहले बॉडी का आधा पार्ट था, आधा पार्ट बाद में आकर के जुड़ गया। फिर जब इसका ये कॉपी करेगा तब कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, दो। आया समझ में इतना। तो ये कितने कितने क्रोमोसोम्स का पेयर है, दो दो क्रोमोसोम्स का पेयर है, बन जाएगा। अब देखो, जब सेल को डिवीजन करना रहता है, सेल नॉर्मल स्टेज में जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा। जब डिवीजन करना रहता है तो कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब क्रोमोसोम बना लिया तो वो इस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, इस हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, सेल डिवीजन जो रहता है ये दो टाइप से होता है। सेल डिवीजन दो टाइप से होता है। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, एक को क्या बोलते हैं, माइटोसिस, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मियोसिस। दूसरे को क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्लियर है, क्लियर है। पहले इतने को लिख लो, तो कुछ लिखना है तो लिखो, बाकी इसमें से लिखने तुम्हारे काम का कुछ नहीं। इतना समझे क्या पूरा, ठीक है। अब देखो, मियोसिस और एक दूसरा क्या हो जाएगा, माइटोसिस। समझो, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। इसके पास मान लो 6 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 6 क्रोमोसोम्स हो गए। जब ये टूटेगा, जब ये डिवाइड करेगा, जब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तब के केस में एक सेल बनेगा ये और दूसरा सेल बनेगा ये। क्लियर। अगर इस सेल के पास भी 6 क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6, और इस सेल के पास भी 6 क्रोमोसोम। क्लियर। तब हम लोग इस टाइप का जो सेल डिवीजन हुआ, ये अब डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर के दो नए सेल्स बना लिया है। इस सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल, इन दोनों को डॉटर सेल। समझे इतना, क्लियर। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, इसमें कितना है, इसमें भी कितना है, तो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हुआ है क्या, नहीं ना। जितना पेरेंट में था उतने ही डॉटर में चले गए। समझे इतना। अब देखो, मियोसिस में होगा क्या, जैसे सेम ले लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। अब ये हो जाएगा पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जब टूटेगा तो इसमें से दो नए सेल्स बनेंगे, और तो देखो इसमें क्या होगा, 1 2 3, और इसमें क्या होगा, 1 2 और 3। अब देखो, इसमें टोटल कितने सेल्स, कितने क्रोमोसोम, 6। इसमें कितने आ गए, इसमें कितने आ गए, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नए सेल में रेड्यूस हुआ है कि उतना ही है, हुआ। समझे। तो जब डिवीजन ऐसे होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेड्यूस हो जाता है, इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस।
और जब सेल ऐसे डिवाइड होता है कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाए, इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्लियर? तो इसमें नंबर ऑफ सेल के जो क्रोमोसोम्स थे वो तो चेंज नहीं हुए हैं, जितना इसमें था उतना ही इक्वल टू इतने में आया हुआ है। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। समझे इतना? और देखो देखो इसमें, देखो इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेड्यूस हो गए हैं, हुए हैं। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। हाँ, तो बोलने का मतलब ध्यान दो, यहां पे ये जो दो नए डॉटर सेल्स आए हैं, इसके पास भी 6 क्रोमोसोम, तो ये किसके जैसे दिखेगा? पेरेंट के जैसा। इसके पास भी 6 क्रोमोसोम, तो ये भी किसके जैसा दिखेगा? पेरेंट के जैसा। लेकिन इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होगा, तो पेरेंट के जैसे दिखेंगे क्या? नहीं ना। क्लियर? तो ये पेरेंट के जैसे होते, सिमिलर टू पेरेंट्स, और इसमें सिमिलर टू पेरेंट्स नहीं होगा। भेजे में घुसा ये। क्लियर? तो कितने टाइप के सेल डिवीजन हो गया? 2 टाइप से। अब ध्यान दो, देखो हम लोग जब फॉर्म होते हैं, जब भी कोई ह्यूमन बॉडी फॉर्म होता है, तो उसके पास आधा नंबर ऑफ सेल रहता है कि पूरा नंबर ऑफ सेल रहता है? पूरा रहता है। ठीक है? अब देखो, जो गैमेट मतलब समझ में आता है कि नहीं? जैसे स्पर्म हो जाएगा मेल के केस में, और फीमेल के केस में ओवरी नहीं, गधे, ओवा या फिर एग। ओवरी वो प्लेस है जहां पे एग बनता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, या तो एग और एक क्या हो जाएगा, स्पर्म। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक आदमी के पास कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 23 पेयर, 46 होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 46। अब मान करके चलो ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, ये क्या है? और मान लो ये मेल का क्रोमोसोम है, मेल का सेल है। किसका सेल है ये? मेल का। तो मेल का एक सेल अगर टूटता है, किसके प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस। क्लियर? तो इसके पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं अभी? 46। जब ये टूटेगा तो इसके पास कितना आ गया? इसके पास कितना आ गया? समझे इतना? सेम चीज हो जाएगा एग सेल के साथ। किसके साथ हो जाएगा? एग सेल के साथ। तो ये तो मेल का सेल हो गया, स्पर्म सेल। और दूसरा हम लोग एग सेल लेते हैं, तो इसके पास भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 23। ये फीमेल के लिए है। ठीक? फिर याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, जो दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। समझे? तो इसके पास कितना कितना क्रोमोसोम? इसके पास कितना क्रोमोसोम? दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? हो गया। तो 46 क्रोमोसोम फिर आ जाएगा। तो फिर ये एक ह्यूमन का सारा क्रोमोसोम आया कि नहीं आया? और वहीं अगर इसको मियोसिस नहीं करवाते, माइटोसिस के थ्रू करते, तो 46 कितने क्रोमोसोम हो जाते? बहुत ज्यादा हुआ, 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। फिर ये जो हम लोग के 2-2 हाथ दिख रहा है ना, ये 4-4 5-5 हाथ निकल करके आते, पैर 8-10 पैर निकल जाते। समझ रहे हो? 5-6 तो आंख कान होते। क्लियर? समझे इतना? तो मियोसिस कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, या फिर जब गैमेट फॉर्म करना होता है। क्या फॉर्म करना होता है? गैमेट। अब समझो, ये जो मेरे हाथ का सेल है, मेरे पैर का सेल है, या मेरी बॉडी का जो सेल है जिससे पूरा मेरा बॉडी बना हुआ है, इस सेल को बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक सेल। नाम याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, सुन लो खाली। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक सेल। अब देखो, अगर ये मेरे हाथ के एक सेल के पास मान लो, नहीं, पूरा 46 क्रोमोसोम है, तो अगर दूसरा वाले सेल के पास अगर आधे क्रोमोसोम हो जाएगा, तो मेरा हाथ आधे से अलग और आधे से अलग दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे सोमैटिक सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो जब अपना डिवीजन करेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा कर देंगे या फिर उतना ही रखेंगे। तो सोमैटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। और गैमेट में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। और इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसमें डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज पेरेंट सेल, और इसमें डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं एज पेरेंट सेल। क्लियर? दोनों आया समझ में? माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, दोनों कब होता है? बन जाएगा। किसमें इक्वल डिवीजन होता है, किसमें हाफ डिवीजन होता है। देखो बस चैप्टर हो गया कंप्लीट, इतना ही था। इतने में से अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पहले देखो, पूछो। हाँ, पूरे चैप्टर से, पूरे चैप्टर से देख लो भाई। अब पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट। पूरे चैप्टर से देख लो, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। और तुम्हारा अगर कुछ डाउट है तो पूछो।
हाँ, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। खाने वाले को फैगोसाइटोसिस, पानी पीने को पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। हो गया? और डाउट नहीं है किसी को? नहीं है और डाउट तेरा? देखते हुए चलो भाई। तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहीं से भी तो आंसर आ जाना चाहिए, समझे? ठीक है, तो आज हम लोग का कौन सा चैप्टर हो गया? ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक, अब कौन सा? कल अब हम लोग नया सब्जेक्ट चालू करने वाले। हाँ, हिस्ट्री। अभी से? रुक जा भाई, हिस्ट्री का कुछ दिन और जाने दे ना। हाँ, फिजिक्स कर, मैथ्स कर लो पहले। मैथ्स का एक ही चैप्टर किया है ना, एक चैप्टर और कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, पॉलिनोमियल्स। हो गया है ना? ठीक है, कल से हम लोग पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, मैं पहले मैथ्स कर लेते, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई सा एक। एसएसटी आराम से करेंगे। एसएसटी क्या है, जब पूरे भरे हुए रहते हैं तब मजा आता है पढ़ने में। डाउट्स आएगा, कुछ नहीं आता, डाउट्स डाउट्स तो यहाँ आता ही नहीं है। जब पढ़ाना चालू करेंगे तो सिर्फ बैठ करके चुपचाप सुनोगे कहानी। ठीक, तो थोड़ा सा और आ जाने दो, फिर चालू करते हैं। उतने दिन तक पहले मैथ्स और साइंस को आगे बढ़ाते हुए चलो। क्लियर? ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए सेशन इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मैथ्स।